एर्दोगान ने जब अपना इक़्तिदार संभाला तो टर्की का जीडीपी था 505 बिलियन और आज 2023 में सारे क्राइसिस के बावजूद टर्की का जीडीपी 2.5 ट्रिलियन है। 5 टाइम्स टर्की का जीडीपी डबल मतलब इंक्रीज़ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 डेकेड्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एर्दोगान का टर्की के ऊपर रूल कैसा रहा। तो ये सबसे पहले हम एर्दोगान से पहले हम ये देखेंगे कि टर्की के ऊपर पहले कैसे हालात थे और कौन रूल कर रहा था। तो टर्की में फ्रॉम 1980s to 2000 एक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो टर्की के फाउंडर हैं, उनकी पार्टी ही रूल करती आ रही थी, लेकिन वो पार्टी 100% मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी या 3/4 मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती थी और उसे कोalition के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ रही थी। तो इसका मतलब ये कि 20 साल से जो भी गवर्नमेंट आ रही थी वो कमज़ोर गवर्नमेंट आ रही थी, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं थी जिसके साथ दूसरी पार्टीज़ भी ऐड होती थी, तो तब जाके वो गवर्नमेंट बना पाते थे। लेकिन वो पार्टी एक ही चली आ रही थी जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की थी, जो कि उसका फाउंडर है, या आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए कह दूँ, हमारा वो कायद आज़म की तरह का है उनके लिए, और इंडिया के लिए वो गांधी है क्योंकि वो फाउंडर है। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी ही लीड करती आ रही थी अनटिल 2002। जब इलेक्शन हुआ तो रेसिप तैयब एर्दोगान ने उस पार्टी को शिकस्त दी और 20 साल बाद वो पार्टी बनी जो कि 2/3 मेजोरिटी से टर्की में हुकूमत बनाने के काबिल हुई। विच मीन्स कि अब 2002 के बाद टर्की के अंदर एक ऐसी हुकूमत आ रही थी जो सिर्फ एक पार्टी की थी। उससे पहले जितनी भी पार्टियां थी वो मिक्स थी, वो लीड वही करी होती थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की पार्टी, लेकिन बनाई गवर्नमेंट जो होती थी वो मिक्स बनती थी क्योंकि उनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं होती थी। तो एर्दोगान जो था वो उसका प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा जी, लेकिन 2001 में टर्की दुनिया के अपनी हिस्ट्री के लेकिन 2001 में टर्की अपनी हिस्ट्री के वर्स्ट क्राइसिस से गुजरा था इकोनॉमिकल, क्योंकि उस वक्त डॉट कॉम बबल भी आया था। डॉट कॉम बबल का क्या लिंक है, जो डॉट कॉम बबल है वो बस्ट हुआ था और वो उसका भी इम्पैक्ट टर्की पे आ रहा था। फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, फिर एशियन करेंसी क्राइसिस चल रहे थे जहाँ एशियन इकोनॉमीज़ की करेंसीज कोलैप्स हो गई थी अगेंस्ट डॉलर्स, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। तो टर्की 2002 में जब एर्दोगान के हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप आई तो टर्की एक बहुत मसले मसाइल में था, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ ने टर्की को अपने पैरों पे खड़ा किया और अगले 5 साल तक टर्की ने अपने सारे के सारे फिस्कल जो टारगेट्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, ये सब कुछ अचीव किए। और उसके अंदर मेन जो रोल अदा किया वो इसकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ का था कि स्टेट ओन्ड जितने भी इदारे हैं उसको प्राइवेटाइज करना शुरू किया, उससे जो रेवेन्यू वो उससे अपनी डेवलपमेंट कंट्री की शुरू की। और उसके बाद फिर 2007 के बाद जब लोगों के ओबियसली हालात बेहतर होना शुरू होते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग ख़रीद ज़्यादा सकते हैं, तो टर्की ओबियसली 100% अपनी प्रोडक्शन का हर चीज़ का तो नहीं बना रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ओबियसली वो लोज़ान ट्रीटी की वजह से एक पाबंदियाँ, उसकी मैं लिंक आपको ऊपर दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। वो भी मैंने एक बताई है कि वो ट्रीटी में उसके ऊपर टर्की के ऊपर क्या पाबंदी है। तो बहरहाल, तो उसके बाद टर्की का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, क्योंकि अब इंपोर्ट ज़्यादा होने लगी थी, लोगों की नीड्स बढ़ गई थी, लोग ज़्यादा बाइंग कर रहे थे, तो टर्की ने क्या किया कि फिस्कल डेफिसिट उसका बढ़ता चला गया और फिर टर्की एक IMF प्रोग्राम में भी गया। उसके बाद फिर वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला गया, लेकिन उसके बावजूद टर्की की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो नहीं रुकी, और जो टर्किश लीरा था अगेंस्ट डॉलर वो अराउंड 1.7 से 3 के दरमियान ही ट्रेड होता रहा, ना ऊपर जा रहा था ना इतना ज़्यादा नीचे आ रहा था। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल थी और इकोनॉमी के हालात ठीक चल रहे थे। लेकिन 2008 में फिर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो कि अमेरिका के अंदर आया था, जिसके अंदर जो कि पाकिस्तान में भी जिसका फ़र्क पड़ा था, और जिसके अंदर पूरी दुनिया में जिसको मॉर्टगेज क्राइसिस कहा जाता है, उसकी भी एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा आखिर वो था क्या। तो मॉर्टगेज क्राइसिस के बाद टर्की भी थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसने अपना फिस्कल डेफिसिट को और उसने अपनी इकोनॉमी ग्रोथ को पीछे नहीं छोड़ा, और इस इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए जिनकी कंपनीज़ ने यूरोप की बहुत सारी मार्केट्स भी कैप्चर कर ली। लाइक LCDs, यूरोप में सबसे ज़्यादा LCDs एक टर्किश कंपनी की सेल होती थी। इतना अच्छा इम्पैक्ट, इतनी अच्छी पॉलिसीज इसकी थी। उसके बाद 2014 में गुलान के नाम से एक शख्स है जो कि टर्की का ऑनेस्टली एक अल्ताफ़ हुसैन है, तो उसने जिसके पाकिस्तान में भी पाक तुर्क और पूरी दुनिया में पाक तुर्क के नाम से जिसको जो स्कूल सिस्टम है वो उसी बंदे का है। तो उस बंदे के फॉलोअर्स ने टर्की में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जिसके बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आने लगी और अपोजिशन पार्टीज़ भी
एर्दोगान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। और 2014 में फिर एर्दोगान ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि जब वो इलेक्शन जीता तो उसने अपने आप को, क्योंकि टर्की में 5 साल की 2 टर्म्स एक शख्स कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके बाद फिर 2014 में जब एर्दोगान ने इलेक्शन जीता, उसकी पार्टी जीती, तो ख़ुद वो प्रेसिडेंट बन गया और उसने अपने एक पार्टी का जो सीनियर बंदा था उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद 2014 के बाद फिर 2016 आता है। ये वो टाइम था जब टर्की के ऊपर एक कूप हुई, जब कुछ उसके बाद एर्दोगान को मौका मिल गया कि उसने कंट्री के अंदर एक इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी लगाने के बाद फिर जब उसने सारी पावर अपने पास ली और उसने सारा गन साफ़ किया, जो भी इस तरह के व्यूज़ रखते थे उन फौजियों को सजाएं दी, और खैर वो एक अलग कहानी। तो उसके बाद फिर 2018 में दोबारा इलेक्शन होता है और उसके बाद एर्दोगान की पार्टी थोड़े से मार्जिन से जीतती है, लाइक 51% या 52% समथिंग पे जीतती है। और फिर क्या होता है कि एर्दोगान प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपने मुल्क में नाफिज कर देता है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया था कि बहुत कम मेजोरिटी से आप जीते हो तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप इतना बड़ा स्टेप लो, लेकिन उसने कर दिया और अपनी 18 रुकनी या 20 रुकनी काबीना जो इंट्रोड्यूस करवाई, उसमें उसका दामाद और बेटा भी शामिल थे, जो कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि ये लोग भी करप्शन या इस तरह के कामों में मुलविस हैं। और इसका जो दामाद है उसको कहा जाता है कि ये डी फैक्टो प्रेसिडेंट है टर्की का, जो कि सारे डिसीजन लेता है, और ये ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता होगा। तो 2023 में अब इलेक्शन ड्यू है, खुदा ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आफत आई ज़लज़ले की, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो गए, लेकिन 2023 में ही ये इलेक्शन होने हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि एर्दोगान वापस इस पावर में आता है या नहीं आता, क्योंकि अभी चांसेस जो हैं वो काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है। लेकिन ऑब्वियसली एक सिंपैथी का भी वोट भी आ सकता है, क्योंकि अगर इसने अच्छी तरह टर्की में काम शुरू कर दिया और जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी सही तरह मदद कर दी, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये वापस भी पावर में आ जाए। लेकिन देखना ये होगा कि इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी इसकी चलो एक और टर्म आ सकती है, इससे ज़्यादा ही आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद इसका सर्वाइवर कौन है, पीछे कौन होगा इसके, जिसका सब जो इसकी पार्टी को लीड करेगा, क्योंकि इसके जो दामाद और बेटा हैं वो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा इस फ्यूचर में क्या होता है, और इस तरह की मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए मैं लाता रहूँगा। मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।